गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्योंकि ये रात के 11 बज रहा है और 11 बजे मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 1 मैं अपलोड कर दिया था और मैं चाहता हूँ कि मैं बीच रास्ते में आप लोग को ना छोड़ूँ। ठीक है, इसलिए मेरे प्रयास है कि ये जो चैप्टर मैं स्टार्ट किया हूँ आप लोगों को जो है पूरा करा दूँ। और मेरी प्रयास भी रहेगी कि जो भी आपका फाइनल एग्जामिनेशंस है वहाँ तक मैं जो पोर्शंस आप लोग को टच कर जाओ। ठीक है। और मेरा ये आपका भी ये प्रयास होना चाहिए कि सर को मोटिवेट अगर करूं तो कैसे करूं। तो जो भी वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मैं अगर बोल रहा हूं अच्छा लगे, तो आप सब्सक्राइब कर दे, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कर देना। बस इतना ही करना है आपको। और अगर यदि नहीं भी लगे तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आपकी वीडियो मुझे पसंद नहीं आया। मैं बिल्कुल ही बुरा ना मानूंगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो कमेंट्स आएगा वही तो मुझे आगे फिर जो है मोटिवेट करेगा कि भाई ठीक है मेरे अंदर ये कमी है, फिर उसको मैं सुधारूंगा। ठीक है। तो चलिए, मेरी प्रयास है, ये रात में 11 बज रहा है इसलिए मैं आवाज़ जो है थोड़ी सी कम रखा हूँ, है ना। तो आवाज़ जो है आप लोग तक जो है वो चला जाएगा, क्योंकि मैं आवाज़ बोलता हूँ तो एक वीडियो में थोड़ी सी रेशियो रहती है और मेरे पास साउंड टेक्नोलॉजी वैसी नहीं है जो, और आप यूट्यूब जो देखते होंगे उनके पास टेक्नोलॉजी कुछ अलग है। तो मेरे पास बस एक सिंपल मोबाइल है, उसी के हिसाब से मैं आप लोग को पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है। तो मेन चीज़ है आपको समझना। ये मत देखिए कि सर ने कंटेंट क्या दिया है और किस तरह से वीडियो आ रही, वो चीज़ नहीं। बस मेरे मोटो है कि आप लोग समझ जाओ बस, और आप लोग का भी यही ध्येय होना चाहिए कि सर जो पढ़ाया मुझे समझ में आए, बस दैट्स इट। राइट। चलो, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को वो इन्वायरमेंट दे सकूँ लेटर ऑन। चलिए, आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 को जो है सीरीज शुरू करूंगा, द इफेक्ट्स ऑफ वार। ठीक है, ये टॉपिक आप देख सकते हो। तो किसका इफेक्ट्स ऑफ वार, जो फर्स्ट हम लोग जो है वीडियो देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वार के ऊपर, उसी वार के बारे में बताया जा रहा है कि उस वार का इफेक्ट क्या पड़ता है। खास करके हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जर्मनी के ही केस में देखेंगे कि उसका वार का क्या इफेक्ट्स होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। राइट। तो सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू ही आप लोग समझिएगा, इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि पहले एग्जाम्पल समझाओ, उसके बाद जो है चीज़ें किताब में है वो आप लोग को आसानी से कनेक्ट हो सकेगा। ठीक है। अगर डायरेक्ट मैं बताऊंगा तो एक तो ऐसे ही जो है बच्चे पसंद नहीं करते वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा ऐसा टर्मिनोलॉजी होता है, उस टर्मिनोलॉजी में वो फंस जाते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा उसको सिंप्लीफाई करूँ मैं एग्जाम्पल के साथ। राइट। इसलिए एग्जाम्पल मैं देने की प्रयास करता हूँ। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका बहुत बड़ा घर है, इस घर में बहुत सारे परिवार रहते हो। राइट। तो और एक और जो है यहाँ पर घर है, उसमें भी परिवार है। ठीक है। तो जब ये लड़ते हैं तो सपोज के लिए आपका परिवार हार जाता है, क्या करता है आपका, आप ही का, बुरा मानिएगा, सबका परिवार स्ट्रांग है, हारते कोई नहीं है। तो आपका परिवार हार जाता है, तो हारने के बाद उसका असर क्या पड़ेगा। जो आप अच्छे से खाते थे, जो अच्छे से पहनते थे, जो पढ़ाई करते थे, जो मौज मस्ती करते थे, क्या अब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि जितने भी रिसोर्सेज थे आपने जो है इसके साथ युद्ध करने में लगा दिया, आपने बर्बाद कर दिया, पैसा लगा दिया, आपका जो है जाने भी गई होगी, घर डैमेज हुई होगी, बिल्डिंग डैमेज होगी, बहुत सारी चीज़ें हुएगी, लड़ने के लिए साधन जो है लाए होंगे, विपन्स लाए होंगे, तो स्थिति आपकी जो है क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो बस इसी तरह से हम समझेंगे इस चैप्टर में, इसी तरह से कि जर्मनी भी जो है बर्बाद हो जाता है, बेचारा लड़ता है। ठीक है, सोचता है कि भाई जो है हम पावरफुल है, लेकिन उसका घमंड चूर हो जाता है। ठीक है। तो कैसे वो हम लोग देखते हैं अभी। राइट। चलिए, तो इसमें क्या हुआ कि हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले क्या सिनेरियो था। यूरोप जो कॉन्टिनेंट थी, यूरोप कॉन्टिनेंट वो क्या था, मतलब कि वो क्रीडेटर्स था। क्या था? क्रीडेटर्स। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है? उधार देने वाला। क्रेडिट मतलब आपको सपोज के लिए आपको पैसा चाहिए और मैं आपको पैसा दे दिया, तो ये मैं क्या किया? क्रेडिटर्स हुआ। और आप जो मुझसे पैसा लिए वो आप हो गए डेबिटर्स, मतलब उधार लेने वाले। ठीक है। तो ये वर्ल्ड वार के पहले जितने भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट थे, जितने भी देश थे यूरोप के, ठीक है, यूरोप के जितने भी देश थे वो क्या थे? क्रेडिटर थे, मतलब दूसरे देशों को क्रेडिट देने वाले थे, चाहे एशिया का हो, चाहे अफ्रीका को हो, और कहीं के जो कॉन्टिनेंट थे वहाँ पर उधार देते थे, दूसरे देशों को मदद करते थे। लेकिन वर्ल्ड वार ने ऐसा जो है सबको पटकाया, ऐसा तबाही मचाया कि जो है पूरा यूरोप की जितनी भी कंट्री थे वो बर्बाद हो गए। अब दूसरे देशों से उनको लोन लेना पड़ा, इसलिए आपके
जो है किताब में जो लिखी हुई बातें हैं वो समझना है कि इसीलिए आप लोग का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो है ये जो है क्रेडिटर से डेबिटर में बदल गया। ठीक है, डेबिटर में बदल गया, क्रेडिटर से डेबिटर में बन गया। ठीक है, तो ये वार जो है जी, सपोज कर लिए आप सबको पैसा देते थे और आपके पास अचानक पैसा खत्म हो गया, तो क्या आपका माइंड भी और शरीर भी नहीं होता? जैसे एक लड़का को देखता है, देख करके कहते हो कि यार लगता है कि अपसेट रहता है, इसके घर में बहुत दुख है, इसका शरीर भी बता रहा है उदास रहता है। पहले अच्छा मोटा जो है देखने में जो है थुलफुल देखते थे, प्लम्पी देखते थे, अब जो है एकदम जो है स्केलेटन दिखती है, कहीं ना कहीं इसको चिंता समझा रही है। तो यानी फिजिकली और मेंटली दोनों वो बर्बाद हो चुका है, परेशान है। तो बस वही कंडीशंस है यूरोप में वर्ल्ड वार के बाद कि ये पूरे जो है कॉन्टिनेंट को साइकोलॉजी और फिनेंशियली दोनों जो है परेशान कर देता है, माने पैसे से भी बर्बाद हो जाता है और साइकोलॉजिकली भी बर्बाद हो जाता है। तो साइकोलॉजिकली कैसे परेशान होगा? क्योंकि उसको जो है जो जीता था उसको बेइज्जती करेगा बहुत सारा, कि हमसे लड़ने आया था, देख लिया स्थिति क्या हुआ। हराने के बाद कोई भी ऐसी करता है, उसको बेइज्जती करता है, एक तो हार गया बेचारा, ऊपर से और बेइज्जती। तो यही होता है जर्मनी में भी, हारने के बाद उसको जो है बेइज्जती की जाती है। कैसे बेइज्जती की जाती है आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे, अभी बस इतना कॉन्सेप्ट लीजिए, हम बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो वार हम लोग का शुरू हुआ था, जर्मनी का जो हुआ था वार शुरू हुआ था, तो हारने के बाद क्या हुआ था जर्मनी में क्या हुआ था सो बताओ। तो मोनार्क था, मोनार्की खत्म कर दिया गया। अब मोनार्की खत्म करने के बाद फिर जो है कोई नया सिस्टम आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। तो कौन आएगा? तो यहाँ पर वेमर रिपब्लिक बना था। तो हमने कल फर्स्ट स्लाइड में हमने बता दिया था वेमर रिपब्लिक कैसे बना। ठीक है, तो वेमर रिपब्लिक जो बना था, इसी के साथ जो है जितने वाली कंट्रीज जो है यानी अलाइज कंट्रीज जिसको बोलते हैं अलाइड कंट्रीज, वो आकर के इसके साथ ट्रीटी करते हैं। किसके साथ? जर्मनी के साथ। तो जर्मनी के साथ ट्रीटी किया जाता है और उस ट्रीटी के साथ क्या कहा जाता है, जो है उसको बहुत ही बदनाम किया जाता है ट्रीटी के साथ। ठीक है, कि तुम ही जो है वो आदमी हो जिसके कारण जो है हम लोग को युद्ध में आना पड़ा, तुम ही के कारण जो है हमारा इतना बर्बादी हुआ है ना। तो जितना भी वार हुआ था सब दोषी जो है जर्मनी को ठहरा दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज होता है वहां पर। ठीक है, और जो है उसी वेमर रिपब्लिक को ही जो है बहुत कुछ सहना पड़ता है ना, सारा सहना पड़ता है। तो जो भी ओल्ड एम्पायर जो थी उस समय, जो ओल्ड एम्पायर थी जर्मनी में, यानी जो जिसके कारण वर्ल्ड वार हुआ था, जो मोनार्की के कारण हुआ था, उसका पाप का भागी जो है किसको बनना पड़ा? यही वेमर रिपब्लिक को बनना पड़ रहा है। ठीक है, वेमर रिपब्लिक को जो है पाप का भागी बनना पड़ता है। मतलब जो है जो किया वो तो किया ही, अब उसका फल कौन भुगत रहा है? पाप का फल कौन भुगत रहा है? वेमर रिपब्लिक, कि भैया इसके साथ इतना संधि कर दिया, इसको जो है बदनाम कर दो, इससे पैसा छीन लो, तरह तरह के। आगे देखेंगे कि क्या क्या ट्रीटी हुआ, अभी हम नहीं बता रहा हूँ, बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है वेमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, कैसे जर्मनी को जो है नीचा दिखाने की कोशिश किया जाता है। और जब नीचा दिखाने की कोशिश किया करेगा तो जितने भी आग बबूला हो जाते हैं, जर्मन्स लोग जो होते हैं आग बबूला हो जाते हैं। जैसे सपोज कर लो कि इंडिया में अगर जो है पाकिस्तान आकर के बर्बादी करके चला जाता है, तबाही मचा के चला जाता है, एक एग्जांपल देते हैं, ऐसी तो उसके औकात है ही नहीं। ठीक है, अगर आकर चला जाता है तो क्या इंडियंस लोग चुपचाप रहेगा? वो तो हल्ला करेगा कि वी वांट जस्ट बदला। ठीक है, हम लोग को बदला चाहिए, बदला चाहिए, मारो। तो यहाँ का गवर्नमेंट प्रेशर में आएगी, फिर जो है बदला लेती है। जब बदला ले लेती है तो क्या करते हो? बहुत खुश होते हैं, ये अच्छा काम किया, मजा आ गया, है ना। तो नेशनलिज्म की फीलिंग वहां पर आ जाती है। तो वही चीज यहाँ पर भी बात बनती है कि जर्मन को बहुत जो है गुजरना पड़ता है। जितने भी जर्मन्स लोग होंगे वेमर रिपब्लिक को रिजेक्ट कर देंगे कि भाई इसी कारण जो है हम लोग को अपमान सहना पड़ रहा है। अरे बस में हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बोल रही है, नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड फिनेंशियली क्रिपल। ठीक है, ये क्या किया, वेमर रिपब्लिक को जो थोपा गया, एक तो बहुत ही मैंने युद्ध में कंगाल हो चुका है जर्मनी, और उसके ऊपर जो है फिनेंशियली जो है बर्डन दे दिया जाता है। फिनेंशियली बर्डन का मतलब क्या है कि जो लॉस हुआ है लड़ने में, जो एलाइड कंट्री है, जो जीती हुई कंट्री थी, वो अब उनसे मांग कर रहा है कि भैया तो पैसा तो मेरे जो बर्बादी हुआ है,
है ना। तो मतलब एकदम पंगु बना दिया, मतलब चलने लायक नहीं। मतलब सपोज कर ले तेरा सर उर सब ले लिया, पैर भी जो जिसके ऊपर तुम खड़े हो पैर भी ले लिया, तो क्या करेगा, लंगलाएगा ही ना। तो सब तो कंट्री पैसा ही से चलता है। एक तो बेचारा जो है हार गया है, पैसे में तबाही मच गई है, और उसके बाद भी जो है हारने के बाद भी कहते जो बचा कुछ है वो भी पैसा दे दो, हरजाना भरो, तो एकदम पंगु हो गया, है ना। तो उस पर क्या किया, कंपनसेशन डाला गया कि भैया तुम जैसे धीरे धीरे हमको लौटाओ। किस पर, वेमर रिपब्लिक को, जो वेमर रिपब्लिक जो बना था उस पे। तो अब वेमर रिपब्लिक पर इतना सारा चीज थोपा जा रहा है, इतना चीज थोपा जा रहा है, तो जर्मनी में तो और सारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज होगी, है ना। तो वेमर रिपब्लिक पार्टी कौन कौन थी उसमें, ये देखिए आपकी जो है सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, इन लोग टारगेट बनाते हैं वेमर रिपब्लिक को, क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये देखिए यहाँ पर तो क्या हुआ कि वेमर रिपब्लिक को कौन सपोर्ट कर रहा था, यही तीनों कर रहा था, ठीक है। सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स, यही तीन पार्टियां आकर के जो है वहां पर ना बनाती है, वेमर रिपब्लिक में बनाती है। कौन कौन, ये तीनों। तो ये तीनों पार्टी जो है वहां पर जो दूसरी पार्टी थी, जो ये तीनों पार्टी को जो है टारगेट किए हुए था, कौन थे, कंजर्वेटिव पार्टीज। कंजर्वेटिव पार्टी क्या होते हैं, जो पहले का रिजाइम जिससे शासन चलता था उसी को जो है प्रिजर्व करना चाहते थे, नो चेंज इन द सोसाइटी, दे आर कॉल्ड कंजर्वेटिव, ठीक है। तो उन लोग क्या चाहते थे कि भाई सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेसी जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो जर्मनी का जो दुर्दशा हुई है उसका कारण यही वेमर रिपब्लिक है। उसके साथ ट्रीटी हुई और वो सब सहन कर लिया, सब एक्सेप्ट कर लिया, उसको तो लड़ जाना चाहिए था। ये कंजर्वेटिव पार्टी जो है सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक्स को जो है टारगेट बनाने लगे, निशाना बनाने लगे, और उन्हीं लोगों को कहते हैं नवंबर क्रिमिनल्स। यही तीनों पार्टी को क्या कहा जाता है, नवंबर क्रिमिनल्स। क्यों कहा जाता है नवंबर क्रिमिनल्स, क्यों, नवंबर 1948 में जो है ट्रीटी होती है, साइन होती है, कहाँ होती है, वर्साइल में होती है अलाइज के साथ, इसीलिए कहा जाता है नवंबर क्रिमिनल्स, राइट। समझ में आई बात, उन्हीं को कहा जाता है नवंबर क्रिमिनल्स। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ये डीप यूरोपियन सोसाइटी में और पॉलिटी में जो है बहुत बड़ा असर छोड़ता है, ठीक है। कैसे छोड़ेगा, तो देखो, एक तो इतना जर्मन का बेइज्जती हो गई, एक तो हार गया, ऊपर से और बेइज्जती किया जा रहा है कि भाई तुम हमको पैसा दो, है ना, तुम ही जो है जिम्मेवार हो। अरे यही क्या जिम्मेवार था, तो दोनों ने जिम्मेवार था, एलाइड भी लड़ा था, ये भी एलाइड बड़ा था, लेकिन कह रहा तेरी ही चलते हम लड़े थे, तू पैसा दे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यूरोपियन सोसाइटी में अब क्या होगा, बदलाव होगा भाई, कि मेंटेलिटी में और पॉलिटिक्स भी, कुछ पॉलिटिक्स में भी चेंज हो जाएगा। कुछ पार्टी आएगी इसका अपोज करेगा वेमर रिपब्लिक कि तुम शासन चलाने लायक नहीं है, तू चल यहाँ से भाग, तेरी के कारण जो है जर्मन्स लोग और जो है गुस्से में भरे हुए हैं। ये टीटी तुम जो साइन किया वो तो हम लोग का बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है हम हार गए थे, लेकिन जो और जो इतना बेइज्जती हम लोग का किया तो बर्दाश्त से बाहर है ना। तो ये फीलिंग्स आ गई थी उन लोग के अंदर। तो अब क्या किया गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है सोल्जर्स को जो है सिविलियंस के ऊपर रखा गया था। मतलब जो लोग वहाँ रह रहे थे सबसे ऊपर जो है सोल्जर्स को मान्यता देने लगी। क्यों दिया जाने लगा सोल्जर्स को, क्योंकि सोल्जर्स ही को जो है बढ़ावा दे करके भी है फिर उन जो है जर्मनी को, कोई भी कंट्री स्ट्रांग कब होती है, जब सोल्जर बहादुरी से लड़ते हैं तो विजयी हो जाते हैं। तो इसलिए सोल्जर्स को जो है उन्होंने बढ़ावा देना शुरू किया और ये कहा गया कि पब्लिक में ये व्यू आने लगी कि भाई मैन को स्ट्रांग होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, वही लोग सोल्जर्स होना चाहिए, ठीक है, वही जो है लड़ सकता है। ऐसा विचार पब्लिक में आने लगा, है ना, कि भैया अब हमको जो है ये वेमर रिपब्लिक पर भरोसा नहीं है, ये तो जो है हम लोग को और बेइज्जती करा ही दिया, अब हमको नहीं चाहिए, अब हमको सोल्जर्स को बढ़ाओ, सोल्जर्स जो है वही हमारा जो है करेगा काम हमारे जर्मनी के लिए। मीडिया लोग क्या करने लगा, ट्रेंच लाइट क्या होता है, जो सपोज कर लो कि ये एक जो है दीवार है और ये एक दीवार है, ठीक है, इसके नीचे गड्ढा कर दिए, ठीक है, गड्ढा हो गया। अब इसी गड्ढे से जो है छिप कर जो है लड़ाई करते थे, इसी गड्ढे में से छिप कर लड़ाई करते थे, इसी को बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है। तो इसी में जो है लोग जो है, और एक साइड होता था, दूसरे साइड भी ट्रेंच होता था, दोनों तरफ से गोलियां चलती थी। कोई अगर सर भी उठाया तो ले गया काम से, गोली चलाया गया खलास, तो छुप मारते थे। तो यहीं पर जो है उन लोग जो है सारा जो है मरते भी थे तो लाशें पड़ी हुई है ना, टॉयलेट करते थे, लैट्रिन करते थे, बहुत सब एक ही ट्रेंच ही में करते थे। तो बताओ बीमारियां फैलेगी कि नहीं फैलेगी,
है ना। लेकिन मीडिया लोग क्या कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है ट्रेंच लाइफ को, उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि भाई जो है हमारा बहुत अच्छा है, ये है ये है। लेकिन सच्चाई क्या थी, तो सच्चाई तो यही हम देख रहे थे भाई, ट्रेंच लाइफ में जो कभी भी जो है ग्लोरीफाई हो ही नहीं सकता है ना। वहां पर क्या था, कंडीशन तो मिजरेबल थी। कंडीशंस क्या थी, मिजरेबल थी। मिजरेबल मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति थी सोल्जर्स लोगों का, ठीक है, सच्चाई यही था। लेकिन जो कहा गया था कि भाई सोल्जर्स का जो है ग्लोरीफाई करो, लोगों के बीच में जो है ये मान्यता होनी चाहिए कि हाँ सोल्जर्स का लाइफ ऐसा है अच्छी है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बहाल हो सकेंगे, ठीक है, इसलिए ग्लोरीफाई करने लगा। जैसे अगर हम बोलें कि भाई जो है एक डीसी समझते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, तो डीसी की लाइफ जो है बड़े शानदार होते भी है, तो डीसी का लाइफ शानदार है, शानदार है, शानदार है। अगर मैं ग्लोरीफाई करूंगा तो सब क्या चाहेंगे कि सब डीसी ही बनना चाहेंगे, अरे बस समझे। उसी तरह सोल्जर्स में लाने के लिए लोग तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में देख लिए थे कितने लोग मरे थे, कोई जाना नहीं चाहते थे, तो इसलिए सोल्जर्स को ऊपर रखा गया और उसके लाइफ को जो है ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा करके पूरा किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई हम लोग क्या देखे थे कि वहाँ पर मिजरेबल कंडीशंस थी, ठीक है। तो वो लोग जो मर जाते थे तो उनके जो तलवे जो होते थे वो जो मर जाते थे या फिर घायल हो जाते थे, वहाँ आकर के जो है बड़े बड़े चूहे आकर के उनको जो है चाटते थे, चढ़ते थे, पॉइजनस गैस आ जाता था, है ना। तो ये सारी चीज़ जो है वहाँ पर स्थिति ट्रेंच लाइफ में बनी हुई थी, सच्चाई ये थी। लेकिन ये सारी चीज़ को जो है उन्होंने छिपा के रखा मीडिया, और बढ़ा चढ़ा करके उसको बोलने का कोशिश किया। और वहाँ पर जर्मनी में क्या हो गया, एक एग्रेसिव प्रोपेगेंडा चल गया। एग्रेसिव प्रोपेगेंडा का मतलब कि हमको बदला चाहिए तो बस चाहिए चाहिए, चाहे जैसे भी ले लो, चाहिए चाहिए, पूरे पब्लिक में फैल गई, ठीक है। तो बदला चाहिए किससे, अलाइज पावर से हमको बदला चाहिए। तो ये चीज जो है देख रहे हो कि वहां पर मेंटेलिटी जो है चेंज हो गया है लोगों के बीच में, ठीक है। अब उन लोग क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी को नहीं मान रहा है, उन लोग डेमोक्रेसी को क्या मान रहा है, फ्रैगाइल मतलब फालतू की चीज जो हो गया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब अब बेकार का चीज हो गया है डेमोक्रेसी, अब भरोसा नहीं है। जो वेमर रिपब्लिक बना था, ये वेमर रिपब्लिक क्या था, एक डेमोक्रेसी ही थी, एक डेमोक्रेसी थी। तो डेमोक्रेसी का वो देख लिया कि जनता लोग देख लिया कि यही डेमोक्रेसी के कारण तो और हम लोग को और बेइज्जती सहना पड़ा कि एलाइड पावर जो है उल्टा और जो है हमको जिम्मेवार ठहराता है कि तीन ही चलती हुआ, ऊपर से पैसा भी मांग रहा है, कहाँ से देगा लोग भाई, है ना। तो इसलिए उन लोग डेमोक्रेसी पर भरोसा करना छोड़ दिया जर्मन्स लोग। अब उन लोग जो है डिक्टेटरशिप की ओर जो है मान्यता देने लगे, ठीक है, कि कोई ऐसा आए तो ये बात बन जाती है। तो अब जो है ये तो ठीक है, तो जब पब्लिक लोगों के बीच में इतना मेंटेलिटी हुआ है तो कुछ पॉलिटिक्स लोग भी आ जाएंगे, कुछ पार्टी भी आ जाएगी कि उन लोग को भी मौका मिल जाएगा, हाँ भाई ये मेंबर रिपब्लिक जो हम नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, क्योंकि सब पार्टी तो मौके की तलाश में रहते हैं कि मौका मिले और जो हम टूट पड़े, है ना, अगेंस्ट में। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे जर्मनी में क्या होता है, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। तो ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म कैसे आता है, कैसे जो है यहाँ पर चेंजेज होता है, कैसे जो है यहाँ पर कट्टरता देखने को मिलती है, ठीक है। पॉलिटिकल में एक दूसरे में कट्टरता विरोध देखने को मिलती है। ये विरोध किसके कारण होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस से के कारण होता है। तो दो फैक्टर्स यहाँ पर आपका दो टर्म्स दिया हुआ है, रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी ये उग्रता जो है, यानी जो पॉलिटिकल में आपस में जो लड़ रहे हैं ये किसके कारण है, कहीं ना कहीं क्राइसिस हुआ है। किस चीज़ का क्राइसिस हुआ है, पैसों की आर्थिक रूप से हुआ है। तो आर्थिक रूप से मतलब इंडस्ट्री खत्म हो गई होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा होगा, भूखमरी से लोग मर रहे होंगे, है ना, इंडस्ट्री सारे जो है खत्म हो गई होगी। तो ये सारे क्राइसिस आ रही है, इसके कारण जो है लोग जो है जिम्मेदार ठहराएंगे जो उस समय के गवर्नमेंट होगी। और उस समय की गवर्नमेंट कौन थी, वेमर रिपब्लिक थी। तो उसी वेमर रिपब्लिक को लोग जो है विरोध करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए ये दो टर्म्स आपको यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या हुआ कि जैसे अब यहाँ पर एक टर्म्स और आपको समझना पड़ेगा, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। स्पार्टिस्ट लीग, ये स्पार्टिस्ट लीग क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपुल होता है, ये पॉलिटिकल होता है जिसमें सोशलिस्ट लोगों का माइंडेड लोग होते हैं, सोशलिस्ट लोग की ग्रुप होती है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इन विच द सोशलिस्ट ग्रुप्स आर देयर, ठीक है। तो वो हो गया स्पार्टिस्ट लीग। और वेमर रिपब्लिक और ये स्पार्टिस्ट लीग में जो है लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, ठीक है।
कि भाई ये जो है शासन यहाँ पर जर्मनी में अब जो है दूसरे तरीके से होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर में बोल्शेविक रेवोल्यूशंस में देखा था कि पार्टी बनी थी और वहाँ पे भी जो है अंदर में क्या होती है, विरोध होती है, और फिर जो है वहाँ पर लेनिन आ जाते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशंस की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अब है सोवियत्स ऑफ वर्कर्स सेलर्स। तो हर जगह क्या होने लगा, सोवियत वर्कर्स बनने लगे। तो सोवियत पहले समझना होगा कि सोवियत क्या होता है। ये ग्रुप होते, काउंसिल जिसको कहते हो इंग्लिश में, ठीक है, काउंसिल, ठीक है, काउंसिल जिसको कहते हो, तो ग्रुप है, ठीक है। तो वर्कर्स का ग्रुप, सेलर्स का ग्रुप जो है सब जगह इस्टेब्लिश्ड होने लगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम देख चुके कि टसल्स हो रही है, सब में लड़ाइयाँ हो रही है, सारे ग्रुप में लड़ाइयाँ हो रही है। तो इस तरह से जर्मनी में अपने अपने हिसाब से सब फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सोशलिस्ट लोग थे यहाँ पर जो है आकर के इतने बड़े भीड़ कर रहे हैं, ठीक है। रैली ऑर्गेनाइज बाय रेडिकल ग्रुप नॉन एज स्पार्टिस्ट लीग, ठीक है। तो स्पार्टिस्ट लोग कौन है, सोशलिस्ट लोग थे, ठीक है। सोशलिस्ट के ग्रुप के लोग थे ये लोग। तो स्पार्टिस्ट क्या हो गया कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है ये ग्रुप बनती है सोशलिस्ट ग्रुप का। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक लीग बनाते हैं, एक संस्था बनाते हैं सोशलिस्ट लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पार्टिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तो सोशलिस्ट का काम क्या होता है, सोशलिस्ट का फीचर्स क्या होता है। तो सोशलिस्ट कहता है कि भाई जो समाज में जितने भी जो है संसाधन है, जितने भी प्रोडक्शंस है, वो सारे लोगों के बीच में बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी मतलब सब ऑल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। जो भी सोसाइटी में जितने लोग हैं सबको इक्वल मान्यता देना चाहिए, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सबके पास इक्वली जो है वेल्थ जो है यानी पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट। तो ये लोग जो है सोशलिस्ट का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो वही पिक्चर्स इसमें शो कर किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्या है यहाँ पे बर्लिन में, उसी समय क्या है, बर्लिन क्या था उस समय कैपिटल था जर्मनी का। तो कोई भी एक्टिविटी होती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होता है, कहाँ से होता है, राजधानी से ही होती है, ठीक है। तो आज भी देखो जितने भी लॉज या भी कुछ भी मेन एक्टिविटीज़ या दूसरे देशों से आते हैं, हमारे वीआईपीज लोग आते हैं तो कहाँ जाते हैं, दिल्ली ही जाते हैं, वहीं से सारा चीज़ जो है एक्टिविटी कंट्रोल किया जाता है। तो वहाँ भी बर्लिन जो है जर्मनी का जो है पॉलिटिकल स्फीयर गरमाया हुआ है, सारी जो है आपस में लड़ रहे हैं और वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं क्या चीज़ का, सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। इस सोवियत स्टाइल गवर्नेंस क्या है जो अभी हमने चर्चा की। तो सोवियत स्टाइल गवर्नेंस का मतलब है कि वैसा शासन प्रणाली जहां पर सारी चीज जो है संसाधन जो है लोगों के बीच में बांट दिया जाए। जो यहाँ पर आप फोटो देखे आप लोग सोशलिस्ट स्पार्टिस्ट लोग का, ठीक है। तो उन लोग कह रहे थे कि भाई हम लोग को सोवियत स्टाइल गवर्नेंस चाहिए जहाँ के सारे लोग का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सारे लोग जो है खुशहाल हो, कोई ये चीज़ नहीं हो, ठीक है। तो ये जो है ये सोवियत स्टाइल गवर्नेंस को अपोज करेंगे दूसरे लोग। कौन कौन थे, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स। यही लोग जो है अपोज करेंगे कि भैया इस तरह का गवर्नमेंट मुझे नहीं चाहिए। तो सोवियत स्टाइल गवर्नेंस में क्या होता है कि एक काउंसिल बनाई जाती है, इसमें कुछ काउंसिल में मेंबर रहते हैं और इसी मेंबर में से जो है किसी को लीडर बना करके गवर्नमेंट बनाया जाता है। और ये गवर्नमेंट जो है इनके पॉलिसीज और इनके कहने पर, इनके इंस्ट्रक्शन पर ही जो है वो काम करते हैं, ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगा तो इनको वापस भी ले लेते हैं। तो ये तो डायरेक्टली तो पीपुल के द्वारा चुना नहीं गया, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स था। इसलिए डेमोक्रेट्स लोग जो थे, यानी जो यहाँ पर आप देखिए ये जो सॉरी यहाँ पर जो है सोशलिस्ट डेमोक्रेट कैथोलिक जो है वेमर में मिलते हैं और इसका अपोज करेंगे सोवियत स्टाइल गवर्नेंस का, और उन लोग जो है वेमर रिपब्लिक बना लेते हैं, ठीक है। वेमर रिपब्लिक तो इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि पूरे भीड़ इकट्ठी हुई है, वो भीड़ को तोड़ना है तो किसके सहायता से तोड़ेंगे, उन लोग जो है वेटनर्स के द्वारा तोड़ेंगे, जो पेशे से जो है बहुत ही निपुण होते हैं लड़ने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके थ्रू जो है यहाँ पर क्या करते हैं, इस डिमांड को सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट्स को दबा दिया जाता है, जिसको कहा जाता है फ्री कॉर्प्स। क्या कहा जाता है, फ्री कॉर्प्स, याद रखना। उसके सहायता से उनकी जो है सैनिक के सहायता से जो है इनके डिमांड को सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट्स को दबा दिया जाता है।
कौन कौन दबाता है? वेमर रिपब्लिक लोग। ठीक है, तो अब यही सोवियत स्टाइल का जो डिमांड कर रहे थे लोग, स्पार्टिस्ट लीग जो थे वही लोग इसको कर रहे थे, वो भी सोशलिस्ट थे, यहाँ भी सोशलिस्ट लोग हैं। तो वही लोग जो है बाद में जो है गुस्सा होकर के जो है नाराज होकर के फिर एक नई पार्टी बनाएंगे। उस नई पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, यही लोग बनाएंगे। कौन? जो सोवियत स्टाइल गवर्नेंस जो चाह रहे थे वही लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी बना लेते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर टसल्स होगा भाई, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, वेमर रिपब्लिक है, दोनों में लड़ रहे हैं, दोनों में लड़ रहे हैं, तो सिचुएशन तो खराब हो गई भाई, कि कोई तो आए कि भाई जो है सिचुएशन को सुधारने के लिए आए, और यहाँ पर कोई सॉल्यूशंस निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब सिनेरियो देख लिए कि लड़ रहे हैं, तो लड़ने का कारण क्या था भाई? तो लड़ने का कारण वहां पर केवल एक और एक था, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। यानी 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है? मतलब पैसों की तंगी हो जाती है देश में। तो तंगी क्यों होता है 1923 में, वो भी हम लोग देखेंगे आगे के स्लाइड में, यूएसए से रिलेट उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, 1923-24 ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी जो है वही होता है। तो जर्मनी क्या होता है कि जो लड़ाई लड़ता है वो जो है लोन लेकर के दूसरे देशों के साथ लड़ा हुआ था। ठीक है, तो एक तो लोन लेकर के लड़ा था, अब जब हार जाता है तो एक तो उधार, यहाँ लोन का उधार है, और दूसरा चीज जब हार जाता है तो उसको वार का कंपनसेशन देना पड़ता है, रिपारेशन देना देता है, मतलब बदले में उसको लौटाना पड़ता है। किस में? गोल्ड में। तो कहा कि भैया तुम हमको पैसा मत दो। जो एलाइज पावर थे यानी जो हराए थे जर्मनी को, उन लोग कहे कि भैया तुम जो है हमको पैसा दोगे, हरजाना दोगे, और आपका पैसा मैं नहीं लूंगा, आप मुझे गोल्ड दो। क्या दो? गोल्ड में हरजाना मेरा भरो, मतलब हरजाना भरो गोल्ड में। ठीक है, तो कोई भी देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक, कितना देश जो है अमीर है गरीब है, वो कहीं ना कहीं आज जो है गोल्ड पर ही, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें बताऊंगा डिटेल, गोल्ड पर ही निर्भर होता है। तो जितना जितना गोल्ड ज़्यादा होगा उतना जो है आप डेवलप के श्रेणी में आते हो। ठीक है, तो ये बोला कि गोल्ड दे दो भाई। तो ये गोल्ड जो बचा, एक तो बेचारा लोन लिए हुए है, जो पैसा उसके पास है, बोलता है गोल्ड दे दो, तो गोल्ड भी ले लेता है। गोल्ड खजाना जो है उसके धीरे धीरे क्या होता है? खाली हो जाता है, और खाली हो जाता है तो 2023 में जो क्या होता है, जर्मनी जो है रिफ्यूज कर देता है कि भाई मेरा खजाना खत्म हो गया, हम दिन नहीं दे पाएंगे, जो करना है तुमको कर ले। तो क्या करेगा कि फ्रेंच जो है यानी अलाइड पावर का एक ग्रुप था फ्रेंच, ये भी मित्र राष्ट्र यानी जो ग्रुप था उसके से लड़ा था ये। तो फ्रेंच क्या किया कि रूर प्रदेश को वो ले लेता है। रूर प्रदेश क्या था ये? इसमें यहाँ रिसोर्स इंडस्ट्रियल एरिया था, जैसे हमारे झारखंड में इंडस्ट्रियल एरिया कौन है? जैसे आप जमशेदपुर कहते हो, है ना, बोकारो का, तो ये सब क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है। धनबाद इंडस्ट्रियल एरिया। तो उसी तरह से वहाँ जो है रूर भी जो है जर्मनी का एक जो है इंडस्ट्रियल एरिया था, जहाँ इंडस्ट्री सेटअप थी, उसको वो क्या कर लेता है? कब्जे में ले लेता है कि तू नहीं देगा तो ले, हम तेरा कब्जा कर लेते हैं। अब कैसे करेगा? तो देखो कितना तोड़ दिया है उसको, जर्मनी को, बेचारा हार गया है, फिर भी जो है उसका है। ठीक है, तो ये सारी चीज वहां पर चल रहा है। ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ कि जर्मनी तो पंगा, एक तो जो सोना बचा हुआ था वो भी ले लिया, ठीक है, जो इसका इंडस्ट्रियल एरिया था वो भी छीन लिया, मतलब कहीं का ना रहा जर्मनी, पैसा ही खत्म हो गया। तो जर्मनी क्या किया कि वो जो है अंधाधुंध जो है पैसा जो है छापना शुरू कर दिया। आप लोग बोलते हो ना कि सर जब इंडियन जो भी देश सरकार है क्यों नहीं पैसा छाप करके अमीर हो जाता है, कहीं कहीं ये क्वेश्चन आता है ना। तो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर, उसमें मैं डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो बस इतना ही जान लो कि अगर 1 रुपया बनाते हो या कोई भी पैसा बनाते हो, उसमें जो है 3 से 4 रुपया जो है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें खर्चे आते हैं बनाने के लिए कि 1 रुपया बनाने में उसमें कितना मटेरियल लगता है, सोना चांदी सब सब लगता है, तो कॉस्ट उसका बढ़ जाता है। तो वैसी गोल्ड से कितना गोल्ड मिला हुआ है, जैसे सपोज कर लो कि आप खाना खाते हो, खाना सब कुछ दे दिए थाली में, उसमें नमक ही नहीं दिए, तो खाना का टेस्ट बढ़ा? नहीं बढ़ा, तो वैल्यू खत्म हो गया। तो उसी तरह से आपका जो है कोई पैसा है, तो कितना इसमें गोल्ड मिलाया है, कितना सोना है, तो जितना गोल्ड और जितना सोना इसमें मिलाएगा उतनी उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब बेचारा इसके पास तो गोल्ड है ही नहीं, जर्मनी के पास तो गोल्ड तो सब ले लिया है, एलाइड पावर तो पंगु हो गया। तो इसने क्या किया, बिना वैल्यू वाला जो है करेंसी छापना शुरू किया,
जैसे मैं एक पेज दे दूँ आपको, बोल दूंगा कि जैसे सपोज कर लो कि डुप्लीकेट जो है नोट दे दूँ मैं 100 रुपये का, आप दुकान पर जाओगे तो क्या कहेगा, रख ले बाबू, डुप्लीकेट देता है, उसका वैल्यू ही नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है कि इसमें मटेरियल जो सोना चांदी मिलाते हैं वो तो मिलाया ही नहीं है, खाली जो है कागज़ दे दिया, तो वैल्यू इसकी क्या हुई। तो जब तक वैल्यू उसमें कब होगा, जब इसमें कुछ हम मटेरियल मिलाएंगे, किसके रूप में, सोना चांदी के रूप में ये सब मिलाते हैं। जो बीच में देखते हो नोट रहता है, बीच में जो ये लाइनिंग रहता है, वही चीज़ है। उसी को देख करके लोग असली है कि नकली है पहचानते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशंस बढ़ा दिया। एक चीज़ और याद रख लो कि मान लो कि अब यही पैसा आप छाप करके दूसरे देशों के साथ जब ट्रेड करोगे, वो तो वैल्यू तुमको देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा पैसों की वैल्यू, क्योंकि इसमें जो तुम मटेरियल मिलाया है वो तो है ही नहीं, तो तुमको पैसा का वैल्यू क्या देंगे, वो तो बस एक कागज है। चूँकि आप सपोज कर लो कि यहाँ कोई एक कंट्री है, यहाँ की गवर्नमेंट जो है खूब नोट छाप दिया, तो इस कंट्री के लिए वो तो मान्य है कि चलो हमारा गवर्नमेंट मान दे दिया है, लेकिन जब ट्रेड करोगे दूसरे के साथ तो क्या ये वैल्यू देगा, कहेगा कि भैया तेरे में तो गोल्ड है ही नहीं, और पूरे दुनिया जो है गोल्ड से ही नापा जाता है किसी भी करेंसी का वैल्यू, तो कहेगा इसमें तो कुछ वैल्यू ही नहीं रही, कुछ तो है ही नहीं, तो हम तेरे साथ ट्रेड क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही स्थिति जर्मनी में भी आ जाती है कि बेचारा जो है इतना पैसा छापने लगता है, इतना छापने लगता है कि मार्केट में पैसा बहने लगता है पानी के जैसा, और जब पैसा पानी की तरह बहने लगता है तो पैसा की वैल्यू ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो एग्जाम्पल मैं दे दूं कि पहले जो है 25 पैसा में हम लोग जो है 4 समोसा मिल जाती थी, आज वही जो है एक समोसा खरीदने के लिए आपको जो है 10 रुपये या 5 रुपया बेयर करना पड़ता है। तो बोलो वैल्यू घटा कि बढ़ा, तो वैल्यू क्या है, पैसे के घट गया। 25 पैसा हम लोग 4 खरीद रहे थे, अब एक को खरीदने के लिए 10 रुपया लगाना पड़ रहा है, पैसा भी नहीं रुपया लगाना पड़ रहा है, तो वैल्यू घटी कि नहीं घटी, तो घट गई है ना। तो उसी तरह से जो वहाँ पर जब है किसी इकोनॉमी में जब खूब पैसे आ जाती है तो सब चीज़ का जो है रेट क्या होता है। जैसे आप सपोज कर लो एग्रीकल्चर खेती है, तो आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि टमाटर फेंक दिया किसानों ने, 2 रुपया मिलने लगा, 1 रुपया मिलने लगा। क्यों, क्योंकि जो है टमाटर जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा हो गया, जो वैल्यू ख़त्म हो गया। बस इसी तरह से समझो, तो पैसा जब पूरा हो जाएगा, पूरे लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो किसी भी दिन का दाम जो है क्या हो जाएगा, वैल्यूलेस हो जाएगा, घट जाएगा, ऐसे भी है ना। तो वहीं पर हो गया, वही बात हो गई जर्मनी में कि पैसे की वैल्यू जो है घट गई, और वहाँ पर आप जैसे डाटा देख सकते हो, $1 के मुकाबले 24,000 रुपया जो है देने लगा। कहा जाता है वहाँ के मीडिया के अनुसार उस समय एक एक थैला भर के जाते थे पैसा, जा करके एक ब्रेड लाते थे, मतलब एक थैला भर करके पैसा ले जाते थे एक ब्रेड लाने के लिए। इस तरह से सिचुएशन सोच लो कितना पैसे के वैल्यू गिर गई थी एक ब्रेड लेने के लिए, इतना। और पसंद में तो जर्मनी का जो हालत तो है बेचारा एकदम बद से बदतर है, परेशान है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ वहाँ पर होता है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब होता है आर्थिक स्थिति जो है पैसे का अमूल्यन, है ना, डिवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो मुद्रास्फीति हो गई, मुद्रा का दाम जो है घट गया, राइट। तो वही चीज़ है जो मैंने बताया, राइट। चलिए, अब स्थिति इतनी खराब हो गई कि बेचारे के जो है यहाँ लोग भी मर रहे हैं कि भाई इतना पैसा बोरे बोरे ले जाके कुछ हमको जो है महंगाई बढ़ रही है, ये हो गया, तो पैसा कैसे देगा लोगों को, जो डिमांड किया था लाइट पाइप के पैसे दे, उसके पास पैसे नहीं है, उसी के कारण जो है पैसा जो है सर्कुलेशंस में लाने के लिए करेंसी नोट छाप दिया, तो करेंसी नोट छाप दिया तो उसका मान्यता नहीं है, सब प्रेशर कर रहे हैं कि दे पैसा, पैसा दे। तो क्या है, अमेरिकन जो है इसमें जो है पहल किया कि रुको भाई तेरा सॉल्यूशंस जो है हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ डुएस प्लान होता है, ठीक है। ये डुएस प्लान जो है वहाँ पर अमेरिका जो है उसके साथ किया जाता है। इसके तहत जो है एग्रीमेंट होता है जर्मनी के साथ, लोन देने का प्रोसेस जो है आसान बना दिया जाता है कि तुम किस तरह से दोगे, और तो फिर जर्मनी उसको देने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से बात बन जाती है यहाँ तक। तो सिचुएशंस हमने क्या देखा, सिचुएशंस पहले देखा कि वेमर रिपब्लिक आती है, तो एक आशा लोगों के जमी कि भाई चलो यहाँ रिपब्लिक कुछ आया है, डेमोक्रेसी कुछ आया, तो जनता की भलाई के लिए काम करेगा। लेकिन वही जनता फिर जो है वेमर रिपब्लिक को ही सारा दोषी
ठहराता है। क्यों दोषी ठहराता है? क्योंकि उसके साथ संधि जो करता है, लाइट पावर लोग करता है, वो सहनीय नहीं थी जनता को। क्यों सहनीय नहीं थी जनता को? क्योंकि वो ऐसा हार्श ट्रीटी अपनाया था, बेइज्जती करने वाला संधि किया था, ट्रीटी किया था, वो जर्मन को पसंद नहीं आया। क्योंकि उसको रूल करना था वेपर रिपब्लिक को, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उनको रूल करना था। लेकिन जनता इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई हम अपने देश से ऊपर किसी को पसंद नहीं करेंगे। अब मेरे देश की बेइज्जती हो रही है, उन लोग के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगी हुई है ना। तो उन लोग जो है मांग करने लगे कि जितनी भी स्थिति अभी बनी हुई है, यही वेमर रिपब्लिक के कारण हुआ है, इसको हटाओ। ठीक है, जब हटाने की बात आई, जनता में आक्रोश है, तो लोग जो है जितने भी वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब आपस में टसल करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे कि भैया तू चल तू चल तू चल, सब एक दूसरे को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बात आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो है उसका इफेक्ट्स पड़ता है, वर्ल्ड वार का इफेक्ट्स पड़ता है। जर्मनी में लड़ तो लिया, तो इफेक्ट्स क्या पड़ता है कि वहाँ पर भूखमरी है, वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशंस है ना। जर्मनी को जो है एकदम लूट लिया जाता है, बेचारे को गोल्ड भी खाली हो जाता है, एकदम पंगु बना दिया जाता है ना। रेंग रहा है, सपोज कर लो रेंग, हड्डी तो सब शरीर से जितनी हड्डी उड्डी है, आप खड़े होते तन के खड़े होते, क्यों? आपकी स्केलेटन के कारण, बॉडी बोन स्ट्रक्चर के कारण बोन ही निकाल दे, क्या आ गया, बेचारे पंगु हो जाएंगे। तो इसमें भी कि कोई भी देश तन के कब चलता है? जब उसके पास खूब पैसा होता है। जब पैसा ही उसके देश पे खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेचारा रेंगने लगेगा एक सांप की तरह। उसी तरह से वहां भी बात बनी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज वहां पर घटना घट रही है। तो आगे के स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे कि ईयर्स ऑफ डिप्रेशन जो हमने चर्चा किया था 1923 वाला जो बोला था नेक्स्ट स्लाइड में, तो आगे हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत रात हो चुकी है। ठीक है, तो फिर कल वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए और मोटिवेट कीजिए मुझे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जैसे हर वीडियो में लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, ये आप लोग जो है मुझे प्रेरणा देंगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। राइट, चलिए, थैंक यू।